अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हम वेक्टर्स को क्यों स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे और साथ में ज्योमेट्रिक वेक्टर्स और अलजेब्रिक वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम वेक्टर्स को क्यों स्टडी करते हैं। देखो, वेक्टर्स का ताल्लुक फिजिकल क्वांटिटी के साथ होता है और फिजिकल क्वांटिटीज सब हमारे आसपास मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट तय की है। अब डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। या फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक खास डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज के और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी लाइफ में मौजूद हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं। बास फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैकेट में 5 किलोग्राम का शुगर है और दूसरे पैकेट में 2 किलोग्राम का शुगर है तो इन 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 5 + 2 = 7 किलोग्राम। और बास फिजिकल क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए न ऐड कर सकते हैं और न सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पर दो डिफरेंट डायरेक्शंस में 2 न्यूटन और 5 न्यूटन के फोर्सेस अमल करते हैं तो इन फोर्सेस को हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैंने 2 न्यूटन फोर्स को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है जिसको मैं नाम देता हूँ F1 और 5 न्यूटन का फोर्स भी मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है जिसको मैंने नाम दिया है F2। इन दो फोर्सेस को मैं ऐड करता हूँ बाय हेड टू टेल रोल। ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका रिजल्ट अगर हम सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के जरिए इसका आंसर 7 से कम होता है। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि 6 न्यूटन है। तो यहाँ पे फोर्सेस में चूंकि डायरेक्शन शामिल होती है तो इसको हम इसलिए सिंपल अलजेब्रा के जरिए ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा बाज़ औक़ात मैग्नीट्यूड से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी खास जगह पर जाना चाहते हैं तो उस जगह पर जाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितना डिस्टेंस है और साथ में हमें ये भी जानना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि फासला, इन दोनों को मिलाकर हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इन तमाम वजूहात के बिना पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या है? इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by its magnitude are called scalar quantities। यानी वो क्वांटिटीज जिसकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या है? ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 5 किलोग्राम। 5 जो है नंबर है, किलोग्राम यूनिट है, तो इन दोनों को मिलाकर इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम चीनी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। या फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको जानने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स है। जब फोर्स की बात आती है तो हम एक तो मैग्नीट्यूड, कितनी न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करते हैं, और दूसरा उस फोर्स को हम एक खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और जिस सिमत में अप्लाई कर रहा हूँ वो उसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन गिव्स अस द वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा फिजिक्स में इसकी एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन।
अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हम किसी वेक्टर को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेक्टर्स को बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक वेक्टर है ए, ये सिंगल फेस लेटर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं, तो ये शो कर रहा है वेक्टर को। या फॉर एग्जांपल उसको हम सिंपल फेस लेटर या लाइट फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये है, और इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं। एक वेक्टर है उसको या हम इस तरह बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं या हम लाइट फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं। नॉर्मली हम वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम प्रीफर करते हैं इसलिए कि अगर हम कंप्यूटर के जरिए लिखना चाहते हैं फिर तो हमें इजीली मालूम होता है कि ये बोल्ड फेस लेटर है, लेकिन अगर हम पेन से लिखना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ये बोल्ड फेस लेटर है या लाइट फेस लेटर है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करें। दूसरी बात यह है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड को भी हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका यह है कि हम एक वेक्टर को, जैसे कि ए वेक्टर है, इसका मॉड ले ले, यानी इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करें और फिर उसका हम मॉड ले ले, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दूसरा तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यही वेक्टर ए है, इसको मैं इस तरह लिखता हूं कि मैंने लिख दिया ये, अब इसको मैं इटैलिक करता हूँ। इटैलिक किस तरह, देखो ये आई जो है ये शो कर रहा है इटैलिक, तो ये मैंने किसी वेक्टर को लिख दिया इन इटैलिक फॉर्म में, तो ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेकिन इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये इटैलिक में लिखा हुआ है या सिंपली लिखा हुआ है। अगर हम कंप्यूटर के थ्रू लिखते हैं फिर तो समहाउ हमें पता चल जाता है कि ये इटैलिक फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसको पेन से लिखना चाहे तो इसको पहचानना मुश्किल होता है कि ये वर्ड जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये इटैलिक है कि नहीं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करें। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन और जिसके एक एंड पे एरो का निशान हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह, एक लाइन और इसके एक एंड पे एरो का निशान। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी 5 न्यूटन को मैंने इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल कि 5 न्यूटन जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये एरो हेड जो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन। 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड जो है इट डिसाइड द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर और एरो हेड जो है इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक है सूटेबल स्केल जिससे हम मैग्नीट्यूड को ड्रा कर सके, और दूसरा डायरेक्शन इंडिकेटर। मतलब यह है कि हमें यह पता हो कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट किस साइड पे है। तो इसके लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से। तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। एक हमें ये डायरेक्शन की जरूरत होती है और दूसरे हमें स्केल की जरूरत होती है। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि हमारे पास 2 बॉडीज है, इनमें से एक बॉडी मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि v1 जो है इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉडी मूव कर रही है v2 से विच इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये ईस्ट की तरफ मूव करती है और ये मूव कर रही है टुवर्ड नॉर्थ। अब हमने क्या करना है कि स्केल में तो मीटर पर सेकंड होता ही नहीं है, तो इसके लिए हम एक स्केल बना लेते हैं। मैं जस्ट सपोज करता हूं कि 10 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के।
तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है इट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और 30 मीटर पर सेकेंड जो है इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के। तो ये हमने एक स्केल अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जिसको हम इजीली स्केल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अब मैंने वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है। तो इस स्केल के मुताबिक 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा कि स्केल के जरिए इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर मैं ड्रा करूँगा। पहले मैं लाइन ड्रा करूँगा फिर उसका एरो हेड मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट शो की है। तो ये एक वेक्टर हो गया जो कि शो कर रहा है V1 को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि V1 जो है इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड के। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वेक्टर का, यानी वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली हमारे पास जो V2 है ये 30 सेंटीमीटर है और ये बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसको हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने क्या करना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, चूंकि ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है ये बॉडी, तो स्केल के थ्रू 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करके उसके एक एंड पे हमने एरो हेड का निशान बनाना है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। ये V2 हो गया। V2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर बराबर है 30 मीटर पर सेकेंड के। तो ये V2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। ये वो वेक्टर्स होती है जिसके लिए रेफरेंस कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होती या रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं होती। रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है जिसको मैं वाई डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ओरिजिन है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहाँ पे अगर हमने किसी पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे वाई की कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3 है और x कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये एक रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिसके लिए किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं हो, यानी ज्योमेट्रिक वेक्टर्स आर दोज दैट आर कंसीडर्ड विदाउट रेफरेंस टू ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके बगैर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेक्टर से और ये 5 न्यूटन है। अब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, तो ये एक ज्योमेट्रिक वेक्टर हो गया। अब दूसरा है अलजेब्रिक वेक्टर्स, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेक्टर। और फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, जो कि 5 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर मैं ले रहा हूँ और ये एंगल जो है 60 डिग्री मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो इस वेक्टर को हम अलजेब्रिक वेक्टर कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी वेक्टर्स। थैंक यू।